हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी अध्ययन की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इनकी समरी को कवर करते हैं। तो इसमें हमने जो क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है, इसके 4 जो चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, वो कवर कर लिए थे। आज मैं आपके सामने इसकी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है, इसका चैप्टर 5 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इंग्लिश में इसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो अगर हम देखते हैं इसकी स्टार्टिंग, तो आज हम सबसे पहले क्या जानेंगे, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड के बारे में। तो जिसकी स्टार्टिंग है हम कहाँ से करने वाले हैं, यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, हम सबसे पहले जो बात करेंगे आज वेद के बारे में करेंगे कि वेद एक्चुअल में क्या हैं, कितने वेद हैं, ये सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। ठीक है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आज आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, वेद के बारे में जानना पड़ेगा। वेद को अगर मैं एक सिंगल वर्ड में इसको डिफ़ाइन करूं, अगर मैं बताऊं कि अगर उसी शब्द से आप इसको समझें, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ठीक है, तो जब वेद का मतलब है ज्ञान यानी कि नॉलेज, तो इसमें किन चीज़ों की जानकारी है, किन चीज़ों की नॉलेज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेद में क्या क्या है पहले वो सुन लीजिए। तो देखिए, इसमें है सूक्त। सूक्त को हम अगर इंग्लिश में जानेंगे तो इसका मतलब होता है हिम्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सूक्त हैं, प्रार्थनाएं हैं, स्तुति है, और उसके अलावा देखिए मंत्र तंत्र, या फिर हम कहें जो यज्ञ संबंधी सूत्र हैं, इन सब का अगर हम संग्रह देखते हैं तो वो किस में है, वो वेद में है। ठीक है, तो अभी मैंने एक वर्ड बोला स्तुति। किसकी स्तुति की यहाँ बात हो रही है, देवी देवताओं की। ठीक है, यानी कि जो मंत्र हैं वो किन की स्तुति में है, इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, यानी कि जो देवी देवता हैं उनकी स्तुति में जो गाए गए मंत्र हैं, इनका संग्रह हम कहाँ देखते हैं, वेद में देखते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि प्रार्थनाएं, ठीक है, मंत्र तंत्र, यज्ञ संबंधी सूत्र और जो सूक्त है, इन सभी का संग्रह किस में है, वेद में। अगर आपने इसको डिटेल में इस पूरे चैप्टर को जानना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ मैंने इसको कवर किया है, जिसके काफ़ी पार्ट्स हैं। यहाँ हम एनसीईआरटी की बुक को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, वेद के अगर हम बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वेद कितने हैं। तो वेद हैं 4। वो 4 वेद कौन कौन से हैं, तो उनके नाम जान लीजिए। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब इन चारों वेदों को मैं एक एक लाइन में आपके सामने डिफाइन करने वाली हूँ। देखिए, ऋग्वेद में क्या है, जो भी विभिन्न देवी देवता की स्तुति में जो गाए गए मंत्रों का संग्रह है फ्रेंड्स, वो हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। फिर बारी आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद में हम क्या देखते हैं, जितने भी यज्ञ संबंधी सूक्त मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया था, जिसे हम हिम्स कहते हैं। तो इनका जो संग्रह है, यज्ञ संबंधी जो सूक्त हैं, वो हमें मिलते हैं यजुर्वेद में। सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गीतों का संग्रह है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट है जो, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का संग्रह है। तो अब बारी आती है कि सबसे प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फिर से रिपीट होने के भी चांसेस हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो चलिए अब हम इस ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानेंगे। तो देखिए, ऋग्वेद में हम सबसे पहले बात करेंगे रचना की, यानी कि कंपोजिशन की, कि कितने टाइम पहले इसकी रचना हुई, कितने टाइम पहले इसे कंपोज किया गया। तो 3500 हम यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, 3500 साल पहले। लेकिन अगर आपसे बीसी में पूछा जाएगा तो आपने ध्यान रखना है 1500 बीसी। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने साल पहले, तो है 3500 साल पहले जो है वो ऋग्वेद की रचना हुई।
अब आती है बात कि इसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं या सूक्त हैं यानी कि हिम्स। तो देखिए 1000 से अधिक, लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल में इसका फिगर यहाँ बताऊँ तो वो आएगा 1028। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। अब देखिए प्रार्थनाएं या सूक्त, यानी कि यहाँ पर प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा गया है। अब माइंड में आता है कि ये सूक्त का क्या मतलब है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि वेल सेड। ठीक है, तो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। ऐसे वन लाइनर टाइप कई बार एग्जैक्ट एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सूक्त का क्या अर्थ है। और ये एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है अगर आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशली। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं। तो ये आपको पता चल गया कि सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, और ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण देवता। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के जो मंत्र हैं उनका भी संग्रह है। तो महत्वपूर्ण देवता की यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए अब देवी देवता तो बहुत से हैं जिनका उल्लेख हुआ है, लेकिन हमने जो इम्पॉर्टेंट हैं गॉड्स उनको ध्यान रखना है। यहाँ पर वो 3 जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आप ध्यान रखिएगा अग्नि, जो कि हैं आग के देवता। और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि जो है देवता यानी कि जो आग के देवता हैं, इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो फ्रेंड्स इनका उल्लेख 200 बार हुआ है, यानी कि 200। ध्यान रखिएगा 200 बार, 200 टाइम्स जो है वो अग्नि देवता का उल्लेख हुआ है। फिर अगला आता है इंद्र, यानी कि युद्ध के देवता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका उल्लेख हुआ है 250 बार, यानी कि 250 बार जो है वो इंद्र का उल्लेख हुआ है। और लास्ट में जो एक और आपने ध्यान रखने हैं महत्वपूर्ण देवता, वो है सोम, जो कि पौधा है। और सोम से एक खास पेय बनाया जाता था, यानी कि स्पेशल कुछ एक ड्रिंक टाइप है, ठीक है, जिसे पिया जाता था। और यानी कि सोम से वो बनता था, एक पौधा था। अब आगे देख लेते हैं हम। वैदिक प्रार्थनाओं के रचनाकार किन्हें कहा जाता है, देखिए ऋषि, यानी कि सेजिस और ऋषिज। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान में आपको रखने को कहूँगी कि वेदों का एक नाम श्रुति भी है। क्यों इसे श्रुति कहा जाता है, क्योंकि जो इनको हम देखते हैं कि जिनको संकलित करने से पहले क्या हुआ था, जब इनका संकलन करता भी आपको पता होने चाहिए, ये है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा इनका संकलन किया गया था। तो क्या होता था, जब इनके संकलित किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए और कंठस्थ कराए जाते थे। ठीक है, ये भी आपने चीज़ें जो है वो ध्यान रखना है। और श्रुति का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए, जो कि वेदों को कहा जाता है, तो सुनकर लिखा हुआ साहित्य है ये। मैंने जैसा कि अभी आपको कहा कि डिटेल में मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा जो वैदिक सभ्यता में मैंने चीज़ें बताई हैं। अब देखिए अधिकांश जो सूक्त हैं इनके रचयिता या फिर हम कहें जो सीखने और सिखाने वाले थे वो पुरुष थे, यानी कि मेन थे। ठीक है, लेकिन कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये। अब आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि क्या जो सूक्त हैं उन्हें सीखने सिखाने का जो अगर हम देखते हैं अधिकार, या फिर हम कहें कि वो सब सारा वो पुरुषों के उसी में ही था फेवर में, तो नहीं, कुछ सूक्तों की जो रचना है वो महिलाओं यानी कि विमेन ने भी की है। अब आगे देख लेते हैं भाषा, लैंग्वेज किस भाषा में है ये, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। प्रेजेंट टाइम में जो हम संस्कृत देख रहे हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है ये। ठीक है, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है भाषा। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था इन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें रिसाइट किया जाता था। ठीक है, और श्रवण यानी कि सुना जाता था इन्हें, ना कि पढ़ा जाता था। रचना कई सदियों पहले और छापने का काम कब हुआ, 200 साल पहले हुआ था। और आगे देख लेते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं, जैसे कि कन्वर्सेशन आप समझ सकते हैं। अभी किनका वार्तालाप है जिसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, तो ये है विश्वामित्र और 2 नदियों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच का वार्तालाप है। और ये 2 नदियाँ कौन सी हैं फ्रेंड्स, व्यास और सतलुज के बीच की ये बात है। ठीक है, तो ये इनका जो वार्तालाप है वो इन दोनों नदियों के बीच, यानी कि देवियों के साथ, मतलब आप देख सकते हैं कि देवियों के रूप में पूजा जाता था इन्हें। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं चीज़ें। ये यहाँ मैंने आपको एक पांडुलिपि दिखाई है।
ठीक है, ये कश्मीर में पाई गई पांडुलिपि है जो कि पुणे महाराष्ट्र के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, पुणे आपको पता है महाराष्ट्र में, और ये वहाँ की एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर ये एकदम सेफली रखी गई है। और कहा गया है कि इसी पांडुलिपि को देखकर जो अंग्रेजी अनुवाद है यानी कि जो इसका ट्रांसलेशन है वो तैयार हुआ था। ये सामने जो आपके पिक्चर है कहाँ से प्राप्त हुई है, कश्मीर से। और आगे देख लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं यानी कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो इसमें हम भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषा परिवार। तो संस्कृत भाषा जो है ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। यानी कि भारत यूरोपीय जो इंडो यूरोपियन हम बात करते हैं भाषा किसका हिस्सा है, भारोपीय परिवार, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है जो संस्कृत भाषा परिवार है। अगर अब देखें हम भारत और यूरोप की, अगर हम इंडिया यानी कि इंडिया और यूरोप की अलग अलग लैंग्वेजेस अगर हम देखना चाहें वो भी देख लेते हैं। तो देखिए भारत की भाषाएं अगर हम देखते हैं तो असमिया हो गई, जैसे कि कुछ यहाँ पर आपको उदाहरण है आपके सामने, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी। और अगर हम यूरोप यानी कि यूरोप की लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ठीक है, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। ठीक है, ये आपके सामने ऐसे कुछ उदाहरण रखे गए हैं। इन्हें एक भाषा परिवार क्यों कहा जाता है, इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई जो शब्द हैं वो एक जैसे थे। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम हिंदी में जो साउंड भी अगर हम देखें, जैसे लिखते हैं हम मदर, ठीक है, और सॉरी हिंदी में, हाँ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अगर हम लिखें इंग्लिश में मदर और हिंदी में हम लिखते हैं माँ, संस्कृत में हम क्या लिख देते हैं, मातृ। तो अब देखिए शुरू के अगर हम अक्षर ये देखें तो ये सेम है। ठीक है, तो अब इसी तरह इन्हें एक भाषा परिवार कहा गया। अब आगे और बात कर लेते हैं उपमहाद्वीप में बोले जाने वाले दूसरे भाषा परिवार यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स में जो और भाषा दूसरे भाषा परिवार थे वो कहाँ कहाँ, उनमें मतलब कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो देखिए तिब्बत बर्मा भाषा परिवार यानी कि तिब्बतो बर्मन फैमिली। तो यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर प्रदेशों की भाषा यानी कि ईस्टर्न साइड की यहाँ बात हो रही है। पूर्वोत्तर प्रदेशों की जो भाषाएं हैं ये किस फैमिली में आती हैं, तिब्बतो बर्मन फैमिली में। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द्रविड़ भाषा परिवार यानी कि जो द्रविडियन फैमिली के हैं। तो इसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं जो साउथ में हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, और आगे और देख लेते हैं एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, है ना। तो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में कौन सी आती हैं, जो झारखंड और मध्य भारत की जो भाषाएं हैं फ्रेंड्स वो आती हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में। अब आगे और देखते हैं हम मवेशी, घोड़े और रथ यानी कि कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ठीक है, तो चैरियट्स इनके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, क्यों इनके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। तो देखते हैं ऋग्वेद में मवेशी यानी कि जो कैटल्स हैं आप जानते ही हैं, बच्चों में खासकर जो पुत्र हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। वह घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी भी इम्पोर्टेंस है। और बच्चों में खासकर अगर देखा गया कि जो खासकर पुत्र प्राप्ति यानी कि हम समझ सकते हैं पुत्रों के लिए यहाँ पर बात हुई है तो प्रार्थनाएं की जाती थी, और मवेशियों के लिए भी। लड़ाई की अगर हम बात करते हैं यानी कि बैटल्स, तो किन के लिए लड़ी जाती थी। तो देखिए मवेशी, ठीक है, ज़मीन यानी कि लैंड या पानी के स्रोत जैसे कि सोर्सेज ऑफ वाटर तथा लोगों को बंदी बनाने के लिए यानी कि कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होगा कि जो दशराज्य युद्ध है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, 10 राजाओं का ये युद्ध हुआ था जो कि परुष्णी, जो कि अगर हम इसका लेटेस्ट अगर नाम देखते हैं तो रावी नदी के तट पर हुआ था। और किसके बीच हुआ था, ये हुआ था राजा जो सुदास हैं, ठीक है, राजा सुदास के साथ और कौन थे जो मतलब और किन किन के बीच युद्ध हुआ था। एक तरफ तो थे राजा सुदास तथा 10 अन्य जन के राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस युद्ध में जो दोनों तरफ आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। अभी हम आगे आर्य और अनार्य की भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्थायी सेना नहीं थी यानी कि कोई स्टैंडिंग यहाँ पर आर्मी नहीं थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे कि जब हमने हर्यक वंश पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था जो स्थायी सेना की स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्थायी सेना की कोई यहाँ पर बात नहीं थी। लेकिन अगर कुछ डिस्कशन होते थे यानी कि कुछ सलाह मशवरा था तो इसके लिए लोग कहाँ मिलते थे, सभाओं में मिलते थे।
अगला टॉपिक यहाँ पर जो आता है वो आता है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो इसमें हम दो तरह के यहाँ पर बात करेंगे, एक तो है पुरोहित और ब्राह्मण। पुरोहित या ब्राह्मण यानी कि प्रीस्ट और ब्राह्मण्स, इनका काम क्या होता था, जो यज्ञ और अनुष्ठान है ये इनका काम होता था, करते थे ये, ठीक है। अब आते हैं राजा। राजा हमने जो कहानियों में अक्सर सुने हैं, इस तरह के यहाँ राजा नहीं थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बड़ी राजधानी कैपिटल इस तरह नहीं था, ना सेना थी, कोई आर्मी नहीं थी, ना कर वसूलने का काम होता था कि एक पॉलिसी टाइप हो कि कर वसूलना है, ठीक है। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अपने आप ही शासक नहीं बन सकता था। ऐसा नहीं है कि जो राजा है इसकी डेथ हो गई तो अब यही राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर वो डिज़र्व करता है तो अलग बात है, लेकिन चुनकर ही अगर उसको आगे भेजा जाएगा तो ही वो राजा बनेगा। अब अगला आता है जनता या पूरे समुदाय के लिए प्रयोग होने वाले दो शब्द हैं। 2 words were used to describe the people or the community। तो वो दो शब्द हैं जन और विश। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। ऋग्वेद में जन और विश का उल्लेख मिलता है। जन का जो उल्लेख आया है फ्रेंड्स, ये ऋग्वेद में आया है 275 बार, और यानी कि 275, ध्यान रखिएगा। और विश का जो उल्लेख आया है ये 170 बार आया है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं जो जन और विश की हमें बात पता चलती है, तो देखिए पुरु जन या विश, ठीक है। भरत जन या विश, जैसे कि कुछ कबीले टाइप होते थे ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो दशराज्य युद्ध है उसमें आप एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, मैंने वहाँ मंडल नहीं आपको बताया, तो वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अच्छा, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जन और विश की, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैश्य शब्द जो है, वैश्य शब्द है, ये कहाँ से निकला है, ये विश शब्द से निकला है, ठीक है। ऐसे कई बार एग्जाम में 1 लाइनर टाइप कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान रखनी है। अब आगे और देख लेते हैं आर्य। आर्य की बात अगर हम करते हैं तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को कभी कभी आर्य कहते थे। और दास या दस्यु कौन थे, दासाज और दस्युस, तो आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, एक स्लेव की तरह, जैसे कि आप समझ सकते हैं इन्हें, ठीक है। ये यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में जो दास शब्द का मतलब वो गुलाम हो गया था, यानी कि स्लेव, ठीक है। बाद में अगर आगे चलकर हम देखते हैं, पहले जो था क्या था कि इन्हें मतलब आर्य जो थे अपना ओपोजिशन की तरह इन्हें मतलब समझा जाता था, दास या दस्यु जिन्हें कहा गया। ये यज्ञ भी नहीं करते थे, यज्ञ कौन करते थे, जो आर्य थे, ठीक है। लेकिन आगे जो है बाद में अगर देखा जाए, जो दास का जो मीनिंग है वो क्या हो गया था, एक गुलाम की तरह हो गया था, यानी कि एक सेवक की तरह के रूप में हो गया था, ठीक है। जब आगे आगे स्थिति और ख़राब होती गई तो चीज़ों के जो मीनिंग थे वो भी सारे बदल गए थे, ठीक है। तो स्लेव है यहाँ पर दास का मतलब। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें हम ऋग्वैदिक काल के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर आप ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को समझना चाहते हैं तो वो भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारा बताया है। और आगे देखते हैं, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, यानी कि साइलेंट सेंटिनल स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, ठीक है। महापाषाण मीनिंग आपको शब्द से पूरा क्लियर हो रहा होगा। महा यानी कि बड़ा, पाषाण होता है पत्थर, तो यानी कि बड़े पत्थरों की बात हो रही है। और वो क्यों हो रही है अभी आपको पता चल जाएगा। प्रहरी का मतलब ही एक पहरेदार के रूप में होता है, तो क्या मतलब है यहाँ पर जिसकी ये बात हो रही है, ये पत्थर दफन करने की जगह बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रक्रिया लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। और कहाँ पर प्रारंभ हुई थी ये, दक्कन यानी कि जो डेक्कन वाला एरिया है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, और कश्मीर में प्रारंभ हुई थी। अब देखिए यहाँ मैंने आपको पिक्चर के थ्रू यहाँ पर चीज़ें समझाई हैं। देखिए ज़मीन के नीचे कब्रों के प्रमाण मिले हैं, कई बार गोलाकार तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता था। जैसे कि चट्टानें वगैरह हम समझ सकते हैं ऐसे खड़ी कर दी जाती थी और वहाँ कब्र होती थी, तो एक तरह से प्रहरी का काम करते थे ये पत्थर, ठीक है। और यहाँ पर एक ताबूत शवाधान का भी मैंने यहाँ उदाहरण आपको दिखाया है। इसमें पोर्ट होल होता था और कई बार जैसे कि मैंने अभी बताया गोलाकार पत्थर ऐसे साइड में रख दिए जाते थे, जिससे पता चल जाता था कि यहाँ पर एक कब्र टाइप है, ठीक है। इसे जो उदाहरण आप समझ सकते हैं, ताबूत शवाधान का उदाहरण है, सिस्ट, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, मृतकों को
खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, यानी कि जो डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है, अब आपको पता चल गया होगा। और देखिए इनके साथ और क्या सामान रख दिया जाता था, इनके अलावा लोहे के औजार, ठीक है, यानी कि जो टूल्स होते थे, और हथियार यानी कि वेपन्स ये भी रखे जाते थे, घोड़े के कंकाल यानी कि स्केलेटन की बात हो रही है किसके, हॉर्स की, और सोने के गहने आदि, इन सब चीज़ों की भी कुछ यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी हैं। अब देखिए ये जो कुछ यहाँ से चीज़ें मिली हैं, ये कुछ ये देखिए सामने, ये घोड़े से संबंधित जैसे कुछ सामान है, ये कुल्हाड़ियाँ हो गई, ठीक है, ये कटार का एक यहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक इमेज के थ्रू मैंने यहाँ पर दिखाई हैं, जो कि आपने बुक में भी इमेज देखी होगी। अब देखिए लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में क्या पता चलता है, अगर उसको पता करना हो तो देखिए फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, यानी कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग इस तरह की चीज़ें भी थी। तो कई बार एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। तो इससे क्या पता चला कि हो सकता है कि जो थोड़े रिच लोग होंगे उनके साथ थोड़ी कीमती चीज़ें रखी जाती होंगी उनके मरने के बाद, जबकि जो इतने निम्न वर्ग में आते होंगे या जो गरीब होते होंगे उनके साथ मतलब कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन टाइप चीज़ें रख दी जाती थी। तो इनसे अंदाज़ा लगाया गया कि सोशल डिफरेंसेस भी थे यहाँ पर। इसका एक उदाहरण ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में जो कि पड़ता है, ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के यानी कि 33 जो बीड्स मिले हैं सोने के, गोल्ड के, और शंख यानी कि जो शेल्स हैं वो पाए गए हैं। दूसरे कंकालों में केवल क्या थे, मिट्टी के बर्तन थे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इससे क्या पता चलता है, सामाजिक असमानता यानी कि सोशल डिफरेंसेस का भी एक उदाहरण यहाँ सामने आया। इनाम गांव, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। यहाँ पर एक स्पेशल तरह का एक कब्र है जिसका इनाम गांव में चर्चा मिलती है। तो पहले हम जानेंगे कि इनाम गांव पहले है कहाँ। तो इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा की सहायक नदी कौन सी है, घोड़, ठीक है, इसके किनारे पर ये बसा है। यहाँ पर मृतक लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और जो फ्रेंड्स इनका जो सिर होता था डेड बॉडीज़ का, ये उत्तर की ओर होता था यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। अब देखिए जो यहाँ पर एक स्पेशल मैंने अभी आपको बताया कब्र एक मिली है, जो कैसे है, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में यानी कि कोर्टयार्ड में उसको दफनाया गया। 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, और शव के पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो बिल्कुल ये बात भी सही है। इसका उदाहरण जो सामने आया है वो क्या है, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर दफनाया गया होगा। अब बात आती है कैसे एक ही बार, क्योंकि कोई कब मरा होगा कोई कब मरा होगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बाद में जो मरने वाले होते थे क्या करा जाता था, उनके शव को पोर्ट होल के रास्ते, एक होल होता था जैसे कि पोर्ट होल होता था, मैंने आपको अभी बताया भी था, तो पोर्ट होल के रास्ते से कब्र में लाकर उसको वहाँ फिर दफनाया जाता था। यानी कि जो एंट्रेंस थी वो कहाँ से होती थी, पोर्ट होल से, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। ये जो लाइन है फ्रेंड्स ये रिपीट हो गई है, तो आप कट कर दीजिएगा। ये दफनाया गया और जो शव के पैर मुड़े हुए थे ये रिपीट हो गई है लाइन, तो इसे आप कट कर दीजिएगा। यहाँ से अब हमारा अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, ठीक है। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज के साक्ष्य मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां यानी कि बोन्स वगैरह मिली हैं, और हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं, ठीक है। ये मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, दफनाए गए और जो शव के पैर मुड़े हुए हैं, ये जो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था जो स्पेशल बरियल था, ये उसी की लाइन ये इस पे पेज पर प्रिंट हो गई है आई थिंक। तो इसे आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर है ये लाइन, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। और आगे हम देख लेते हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, ठीक है, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियों के जो साक्ष्य हैं ये भी मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र करने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं।
क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस? तो देखिए, कंकाल पुरुष का है या स्त्री का, इसका पता लगाने के तरीकों में देखिए, एक तो ये हो गया कि मान लीजिए कुछ आभूषण पड़े हैं तो हम समझ लेंगे ये स्त्री का कंकाल होगा। साथ में जैसे कुछ चीज़ें दफनाई जाती थी, पर ये कुछ सटीक एक तरह से मतलब हमें नहीं पता चलती थी बातें। तो सटीक तरीका क्या था? कंकालों की हड्डियों की जांच। कैसे? कि चूंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनका कटी प्रदेश या कूल्हा यानी कि पेल्विक एरिया और हिप, ये पुरुषों की तुलना में जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो इससे पता चलता था ये एक स्त्री का शव है या फिर पुरुष का शव है। ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री वैद्य चरक, ये चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में थे, और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है चरक संहिता। चरक ने चरक संहिता किताब लिखी। उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई हैं, पर वर्तमान में 206 हड्डियों की व्याख्या हुई है। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ों यानी कि जो जॉइंट्स हैं, वह कार्टिलेज को भी शामिल किया है। कार्टिलेज को हिंदी में हम उपास्थि कहते हैं, जो कि आपको पता ही होगा एल्बो में, नीज़ में, है ना, और नोज़ में, ईयर्स में। ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इनको भी ऐसे शामिल किया होगा। तो इसके काउंट करके उन्होंने कितनी यहाँ पर हड्डियाँ बताई हैं? 360। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे चरक की किताब का उदाहरण पूछा जा सकता है कि किसका ये नाम है। ठीक है, कुछ नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने। किसके दरबार में थे ये? कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेशन जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके भी मुझे बताना आपको कंटेंट सारा कैसा लगा। कोई चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।